किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि जगत। आप जानते हैं किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान ही सारे देश के पेटों का भरण पोषण भी करता है और देश के लिए ही नहीं अपितु देश के बाहर भी किसान के द्वारा उगाया गया अन्न फल सब्जियां प्रेषित की जाती है। सबसे पहले दूरदर्शन शिमला की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय कृषक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज ये दिवस हमें याद दिलवाता है कि एक किसान का हमारे जीवन में क्या योगदान है। एक किसान, एक बागवान कैसे देश की बागडोर को संभालता है। हम लाखों रुपया को कमा ले, करोड़ों रुपया कमा ले, लेकिन खाने के लिए हमें अन्न की ही ज़रूरत होती है। इसीलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। आज के कृषि जगत कार्यक्रम में एक ऐसे प्रगतिशील किसान बागवान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत से मंचों के ऊपर सम्मान भी ग्रहण किया है, जो अपने क्षेत्र के एक ऐसे बागवान है जो वहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। अपने आप बागवानी कर रहे हैं, अपने साथ बहुत से लोगों को जोड़ा है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके रूबरू होने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान बागवान से जो संबंध रखते हैं जिला शिमला के भ्राल रोहड़ू क्षेत्र से, सुरेश कुमार, और जिन्हें लोग अक्सर जानते हैं डिम्पल पांचटा के नाम से। पांचटा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय कृषक दिवस भी है और ऐसे मौके पर आपका आना हुआ है। आप अग्रणी किसान है, प्रगतिशील किसान है, बहुत उन्नत किसान है। आपसे यही हमारे बागवान किसान जानना चाहते हैं कि आपने कृषि क्षेत्र को, बागवानी क्षेत्र को क्यों अपनाया और कब से आप इस क्षेत्र से जुड़े? धन्यवाद। आज किसान सिर्फ किसानी नहीं कर रहा है, अपना भविष्य उज्जवल करने की ओर अग्रणी पंक्ति में है और अपने साथ साथ पूरे देश का भरण पोषण करने की जिम्मेवारी उसके कंधे पर। आपने प्रश्न पूछा कि आप इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में कब आए और कब से बागवानी शुरू की। तो लगभग 1996-97 में मैं इस क्षेत्र में आ चुका था और जब मॉडर्न फार्मिंग की बात आई तो लगभग 2000 से लेकर मैं आज तक बागवानी कर रहा हूँ और अपने व्यवसाय के रूप में मैंने इसको चुना। अब बड़ा एक क्वेश्चन है कि मेरी इतनी छोटी उम्र में कि हमने बागवानी को क्यों अपनाया। या तो इंसान ज़रूरत के लिए काम करता है या ऐसी मजबूरियाँ उसके सामने पैदा हो जाए कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास मजबूरियाँ भी बहुत थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और दूसरा शौक़ कि आपके अंदर अगर शौक़ है तो आप किसी भी फील्ड में जाइए, वहाँ पर अपना नाम भी कमा सकते हैं और एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकते हैं। शौक़ होना मनुष्य में बहुत ज़रूरी है और शौक़ जो व्यक्ति रखता है वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। डिम्पल, आपसे किसान बागवान आज के संदर्भ में जानना चाहते हैं। आज आप कितने क्षेत्र में बागवानी कर रहे हैं? कौन कौन से फल है जिनका आप उत्पादन करते हैं? और सेब के क्षेत्र में वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? लगभग मेरे पास जो लैंड है उसको आप 13-14 बीघा में हम डिवाइड कर सकते हैं कि 13-14 बीघा के ऊपर कल्टीवेटेड लैंड है जिसके ऊपर मैं बागवानी कर रहा हूँ। उसमें कुछ वेस्ट लैंड है तो लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास, 12.5 बीघा के आसपास हम बागवानी का काम करें, जिसमें हम सेब, नाशपाती, प्लम, ये तीनों तरह के फल को पैदा कर रहे हैं। क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के तहसील रोहड़ू से आता हूं और अपर शिमला हमेशा सेब के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है। थोड़ा बहुत काम बाकी चीज़ों पे भी हो रहा है। और अगर हम सेब की बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके हमने आज वो मुकाम हासिल किया है कि जो हर बागवान को मोटिवेट कर रहा है कि ये एक अच्छा बिजनेस है और इसमें एक अच्छा जीवन यापन आप अपना और परिवार का करा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी सरकार ने एक बागवानी के क्षेत्र में एक रिफॉर्म लाया था, यूनिवर्सल कार्टन।
तो 2 साल हो चुके हैं उसको मैं पूरी तरह से ग्रहण करके आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अगर मैं अपने इस साल की बिक्री की बात करूंगा किसानों के लिए, जो कि एक महत्वपूर्ण है कि आप अपने फसल के उचित दाम कैसे ले सकते हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट तो आएगी आएगी उसमें, और जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो आपकी मैनेजमेंट का रहता है। हमने इस बार अपना जो एप्पल है, जो तो हमारा प्रीमियम एप्पल है, उसमें लगभग 100 रुपये केजी से ऊपर के दाम हमें मिले हैं एवरेजन। और अगर हम सारे फलों को जोड़ेंगे तो लगभग 82 से 83 रुपये पर केजी हमने अर्जित किए, जो कि एक बहुत अच्छे दाम माने जाएंगे, क्योंकि इस साल बहुत डाउन रही मार्केट। तो अगर आप सही पद्धति का तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो हर वो किसान वो चीज़ हासिल कर सकता है, या मैं कर रहा हूँ या मेरी तरह बहुत सारे बागवान और भी हासिल करें, जिसमें हमारा सिंचाई प्रबंधन आएगा, जिसमें हमारा पॉलिनेशन आएगा। और एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर आप पूछेंगे तो कोई बताएगा खाद, कोई बताएगा दवाई, कोई और चीज़ें बताए, और मैं मानता हूँ कि किसान के लिए सबसे ज़रूरी है भूमि और उपजाऊ भूमि, जहर मुक्त भूमि। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया तब से लेकर हम लोग खादों का इतना अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है, माइक्रोब्स कम हो चुके हैं। अब एक कदम हमें उससे हटके आगे आना पड़ेगा। नेचुरल फार्मिंग की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं, तो उसमें सॉइल को सुधार के लिए क्या हमारा किसान काम कर रहा है। मेरे जैसा प्रगतिशील किसान पिछले 6-7 साल से किसी भी तरह की खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में नहीं कर रहा है। और हमें इस वे में भी देखना पड़ेगा कि हर किसान खाद और दवाई की बात क्योंकि उसके माइंड का सेटअप हो चुका है ऐसा, या भर चुका है उसके दिमाग में, या उसको बताया जाता है ऐसा। तो जब भी मैं लोगों के बीच जाता हूँ, फार्मर वेलफेयर्स के कैंप्स करता रहता हूँ मैं पूरे भारतवर्ष में जाके, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप भूमि को सिर्फ मिट्टी ना समझे, उसको एक माँ का दर्जा मिला है, और वो निर्जीव नहीं है, वो एक सजीव चीज़ है। क्योंकि जिसके अंदर एक्टिविटी होती है, जो इतना सब कुछ पेट पालती है पूरी जानवरों से लेकर इंसानों तक का, तो एक सजीव चीज़ है। अगर हम इसके सुधार की बात करते हैं, लोगों को समझाने की बात करें, मैं बताता हूँ कि जब आप कभी बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या आपका ट्रीटमेंट सबसे पहले कहाँ से शुरू करता है? तो लोगों का जवाब आता है कि जी टेस्ट से, ब्लड टेस्ट हो गया या दूसरे तरह के टेस्ट। तभी मैंने बताया कि जो भूमि है उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। कोई भी आप हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है मिट्टी की जांच। क्या वो मिट्टी जिस फसल को आप बीजना चाह रहे हैं उसके लिए अनुकूल है? क्या उसका पीएच लेवल सही है? क्या उसकी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी सही है? क्या उसका ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कार्बन सही है? क्या उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है क्या वो प्रचुर मात्रा में? और किस फसल को आप बीज रहे हैं, किस फसल के लिए कितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है? तो जब हम ये चीज़ें बात करते हैं तो मैं भी उनसे ये बात करता हूँ कि जो हमने पाया है या जो साइंस भी बताती है कि जो हमारा हिमालय रेंज है, इसमें सुपर और पोटाशियम की हमारे पास कमी नहीं है। और नौनी यूनिवर्सिटी ने पिछले साल एक रिकॉर्ड तोड़ मुहिम चलाई हम लोगों ने, क्योंकि मैं नौनी यूनिवर्सिटी का सम्मानित बोर्ड का सदस्य भी रहा हूँ। तो सबसे रिकॉर्ड तोड़ सॉइल सैम्पलिंग करी हमने। तो जब उसका पूरा डाटा एनालाइज किया गया तो उस टोटल डाटा में जो हमारी सॉइल का पीएच था वो 3.5 से लेकर 4.5 के आसपास आया। अब बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये हम किसानों के लिए कि जो हम बागवानी करना चाहते हैं सेब के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जीडीपी में सबसे बड़ा रोल सेब का है इस वक्त हिमाचल के अंदर, तो उसके लिए 6 से लेकर 7 के बीच, या आप 6.5 से 7.5 तक भी इसको ले जा सकते हैं, किस पीएच में सेब उगता था और हमने उस भूमि को किस पीएच पे ले आया। तो वो तो एक बेरीज के लिए पीएच हो गया। तो
तो हमारे किसान को ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से बागवानी कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस ये कैसे होगा। आज बात होती है कि लागत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इनकम घट रही है। अगर हम तथाकथित या पुरानी बातों ओल्ड ट्रेडिशन से बागवानी करेंगे तो डेफिनेटली हमारा खर्चा इंक्रीज होगा, लेबर कॉस्टिंग बढ़ेगी, हमारी खादों के खर्चे बढ़ेंगे, हमारी दवाइयों के खर्चे बढ़ेंगे। तो एक प्रोग्रेसिव फार्मर होने के नाते हमें ये प्रोग्रेसिव सोच पैदा करनी पड़ेगी कि हमें ट्रीटमेंट उस बीमारी की करनी है जो बीमारी हो उसके बारे में पहले पता करें, और दूसरा अत्यधिक खादों का और दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। कहाँ हमारे कॉस्टिंग घट सकती है वहाँ पर हम काम करें। तो डेफिनेटली आप अगर क्वालिटी पे बात करें पे ध्यान देंगे और फर्टिलाइज़र और उस पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हमारी आय, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बताती है कि आय डबल की मुहिम लेके चले, तो डेफिनेटली उस लक्ष्य को हम पूर्ति कर सकते हैं। आप एक अग्रणी बागवान है, यूनिवर्सिटी से भी आपका मेलजोल बना रहता है और विभिन्न तरह के कार्यक्षेत्र आपके रहते हैं। आपके क्षेत्र के जो युवा लोग हैं उनको क्या आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और जो युवा बागवानी के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनका भविष्य आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको आपके इस इतने बड़े कार्यक्रम के बारे के माध्यम से बताना चाहूँगा पूरी किसानों को कि पिछले लगभग 17-18 सालों से मैं समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। अपने क्षेत्र में ना रह के अपितु पूरा जो सेब बहुल क्षेत्र है, रोडू से मैं आता हूँ, चाहे आप चौपाल की बात कीजिए, चाहे आप रामपुर क्षेत्र की, चाहे आप किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात कीजिए, चाहे आप कश्मीर की बात कीजिए हमारे लगते राज्यों में, या आप उत्तराखंड की बात कीजिए, तो मेरा हर जगह जाना होता है। लाखों किसान बागवान हमारे साथ जुड़े हैं और जो ये उनको सेवाएं देता हूँ मैं, वो निःशुल्क होती है। इवन हमारा जो गाड़ी का खर्चा है वो भी मैं अपने पॉकेट से पे करता हूँ, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रैक्टिकली लोगों को काट छांट के बारे में, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में, सॉइल हेल्थ के बारे में, डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारियाँ हम किसानों को मुहैया कराते हैं। और इसके साथ साथ बहुत एक बड़ा यूथ हमारे साथ जुड़ा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फेसबुक में अगर मेरे 50,000 फॉलोवर है, मगर उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है लगभग 250 से ऊपर के व्हाट्सएप ग्रुप को मैं चला रहा हूं इस वक्त, जिसमें मैं ऐड हूं और जिसके माध्यम से हम किसानों और बागवानों को इस मुहिम में जोड़ते हैं। आप विभिन्न तरह से नौजवानों से जुड़े हैं, बागवानों से जुड़े हैं और इस क्षेत्र में आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि जगत। आज हम एक ऐसे प्रगतिशील बागवान से, किसान से बातचीत कर रहे हैं जो बहुत से मंचों पर जिनको सम्मानित भी किया गया है, जो अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं, बागवानी कर रहे हैं, सफलतापूर्वक खुद भी बागवानी कर रहे हैं और बागवानों से भी यही अभिलाषा रखते हैं कि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार यदि बागवानी की जाती है तो वो बिल्कुल लाभ में रहेगी। लेकिन किसान एवं बागवान साथियों, आप जानते ही है, कृषि के लिए, बागवानी के लिए ज़मीन और आसमान, इन दोनों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी रहता है। पांचटा जी, जलवायु दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। आज हम दिसंबर 23 आज चल रहा है और जितनी गर्मी है हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम दिसंबर के महीने में, और वो भी 23 दिसंबर में हम लोग जी रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन के ऐसे माहौल में बागवानी को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? ये आज का एक ज्वलंत मुद्दा भी है और विषय भी ऐसा है कि भाई इस पे हर कोई बात करना चाहता है, मगर हम आके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। आपने दिसंबर महीने की बात करी, आप थोड़ा सा पीछे चलिए, जब हम भी छोटे थे तो हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि साजी आने वाली है, आज बारिश आएगी, ये वाला फंक्शन आने वाला है, वहाँ बर्फ़ आएगी। और हम छोटे छोटे होते थे, हम सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं गांव में, ना फ़ोन थे, और जब हम शाम को सोते थे सुबह उठते तो सच में ही बर्फ़ गिरी होती थी।
तो ये हमारे सामने सामने हमने जो ये क्लाइमेट चेंज देखा है, इस पे हमें हमारी सरकारों को, इवन हमें भी आगे आना पड़ेगा कि क्या फॉरेस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है या कोई ग्लोबली ऐसी कोई चीज़ हो रही है जिसकी वजह से इतना सारा चेंज आया है। आज आपने बड़ी अच्छी बात करी कि दिसंबर मंथ में गर्मी का एहसास बिल्कुल डेफिनेटली है। उसका बड़ा कारण है कि जो हम लोग घासनियों में आग लगा रहे हैं, जंगलों को जला रहे हैं, या जो बगीचों से अवशेष प्रूनिंग के माध्यम से आते हैं उसको जलाने का। तो किसान को होने के हमारा दायित्व सिर्फ एक फसल पैदा करके सिर्फ अपने परिवार को पालना ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूरे जनरेशन को पालते हैं किसान होने के नाते। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये क्लाइमेट है, अगर हम इसको राजस्थान के टेम्परेचर पे ले आएंगे तो हमारे पहाड़ों में कौन आएगा। हम ऑर्चर्ड टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, अब हम हिमालयाज़ की बात करें, अगर ये सारी चीज़ें होगी नहीं, बर्फ़ नहीं होगी, तो यहाँ कौन आएगा। ना यहाँ टूरिज़्म डेवलप हो पाएगा, ना हम हॉर्टिकल्चर। अगर मैं सेब की बात करूँ तो जब यहाँ पर रेड डिलीशियस रॉयल एप्पल आया था, तो जो उसका चिलिंग आवर्स था वो 1000 से ऊपर चिलिंग आवर की आवश्यकता थी उसलिए, इसलिए वो वैरायटी थी। आज आप देखिए लो चिल वैरायटी आ गई है कि हर वैरायटी का एक चिलिंग आवर है। किसी को 500 से 600 घंटे चाहिए, किसी को 1000 से, कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी है जो 1500 चिलिंग आवर लेती है। मतलब 7 डिग्री से नीचे नीचे टेम्परेचर इतने घंटों तक होना चाहिए। अगर चिलिंग आवर्स नहीं होगे तो हमारे सेब भी पैदा नहीं हो सकता। तो ये चिलिंग आवर कब पूरा हो गया, ये तब हो गया जब हमारे पास पर्यावरण होगा। और पर्यावरण को संरक्षण करना हमारी भी जिम्मेवारी है, सिर्फ विभाग या वन विभाग की या सरकारों की नहीं है, हमारी भी है कि क्या हम अपना इतना योगदान देते हैं। और ये ज़रूर है कि चिंता का विषय, जितना चेंज हमने देखा, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चेंज होता रहा तो शायद हम आने वाली जनरेशन को हॉर्टिकल्चर करने के लिए खुद ही मना कर देंगे। ये आपकी जो शंका है, इसी शंका के समाधान में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्तर की जो केंद्र की सरकार है वो चाहती है किसानों की आमदनी को दोगुना करना, प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि किसान उन्नत हो, आगे बढ़े। प्रदेश में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं भी चला रहा है। आप क्या मानते हैं, ये जो योजनाएं किसानों के तत्वावधान में चल रही है, इनसे हमारे किसान कितने ऊपर उठे हैं और भविष्य में इन योजनाओं का लाभ कैसे किसान ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ कुछ चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगा इसमें। सरकारें अनुदान देती है और उसका सच में ही ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा होता है और उसको किसानों के स्तर को बढ़ाने में बहुत मदद करती है, ख़ास तौर पर वो छोटे मिझौले बागवान जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर एक चिंता की विषय ये भी है सर कि पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ जो वो अनुदान है वो आ ही नहीं रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज से हमें लड़ना है या उत्पादन बढ़ाना है या आय को डबल करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है फैसिलिटी प्रोवाइड करना। आज तक हमने एक नारा सुना था कि हर घर नल की बात करते थे, क्योंकि पीने का पानी पहुंचाना। मुझे लगता है कि अब तो ये स्लोगन चलता भी नहीं है, क्योंकि लगभग सभी जगह पानी पहुंच गया। मगर आज एक चिंता की बात है कि क्या सरकार ऐसी भी मुहिम चलाएगी कि हर खेत जल या हर खेत नल। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल घट रहा है, पानी की, क्योंकि बिना पानी के कोई फसल उगी नहीं सकती। और ख़ास तौर पर जो हमारा हिमालयाज़ है यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो समतल भाग है हमारे पंजाब है वहाँ तो ग्राउंड वाटर लेवल है, बोरवेल है। तो यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चर पूरी दुनिया में हिमाचल एक ऐसा राज्य उन राज्यों में से है जहाँ पर या इंद्रदेव के भरोसे बागवानी या कृषि होती है। तो क्या हमारे पास वो पानी उपलब्ध है? अब उसी पर अनुदान की हम बात करें, ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी मिलती थी, ओला बहुत गिरता है हमारे इलाकों में, आपको भी अवगत ही होगी, बात पता होगी, मगर उस पर जालियों पे सब्सिडियाँ बंद है। तो यहाँ पर सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर हॉर्टिकल्चर को और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप लोग अगर किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसानों का उत्थान नहीं हो सकता। और क्लाइमेट चेंज से हम तब लड़ सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी होगी। हम तो एशिया की बात करते हैं, आप यूरोपियन कंट्री में देखिए, वहाँ तो किसानों के उत्थान के लिए 100% सब्सिडियाँ तक दी जाती है।
यहाँ तो कुछ % दिया जाता है और वो भी पूरा नहीं दिया जाता है। या तो फिर कागज़ के जो पचड़े हैं यहाँ के किसानों के सामने, भूमि है हमारी, कई शेयर होल्डर्स है, मौके पर उतना बन नहीं पाता है, तो क्या हमारे को रेवेन्यू पे भी हमारी सरकारों को काम करना चाहिए कि वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत ही अलग परिस्थिति में हम अब बागवानी कर रहे हैं और टफेस्ट क्लाइमेट में हम लोग बागवानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकारों को भी ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट कैसे हम किसानों को दे सकते। बहुत से प्रश्न भी आपने उठाए हैं, जो कमियां हैं उसको एक बागवान से बढ़कर, किसान से बढ़कर कोई जानता नहीं। और हमने तो पांचटा जी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को, बड़े बड़े साइंटिस्ट को ये कहते हुए सुना है कि हमारे किसान से बड़ा साइंटिस्ट दूसरा कोई नहीं है। आप लोग खेतों में रहकर, बागीचों में रहकर, पेड़ पौधों के साथ दिन रात खड़े होकर फलोत्पादन करते हैं और देश का भरण पोषण कर रहे हैं। आप वास्तव में बहुत महान है। हमारा किसान, हमारा बागवान बहुत अग्रणी है और पूजनीय भी है। हम आपसे जानना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती की बात अभी अभी आपके मुंह से हमने सुनी। आज बहुत ज़रूरत हो रही है कि हमारा किसान बागवान प्राकृतिक खेती को अपनाए, तो क्या बागवानी में भी प्राकृतिक खेती संभव है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें, मैं भी एक रजिस्टर्ड फार्मर हूँ इसमें, तो आज सरकारों का पूरा रुझान है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। उसका एक बड़ा रीज़न है जी। आप देखेंगे कि अगर जो मैं अपने सेबोल क्षेत्र की बात करूं, अगर एक गांव में 20 लोगों की पीछे डेथ हुई है, अगर आप उस रेशो को निकालेंगे तो 12 से 15 ऐसे लोग हो गए जो कैंसर से की वजह से मरे। और ये चीज़ें छुपी नहीं है। आईजीएमसी के बड़े बड़े डॉक्टर ने, हमने बड़े प्रोग्राम देखे जिसमें ये बात खुल के कही है उन्होंने। तो ये चिंता की बात है कि ये कैंसर किस वजह से हो रहा है। कहीं हमारा जो हम क्लाइमेट में जो हमने जहर घोल दिया है, पेस्टिसाइड की हम बात करते हैं, फंगिसाइड्स की हम बात करते हैं, तो क्या उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। हम आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। अभी मैंने बात करी थी कि सॉइल हेल्थ की बात, सॉइल हेल्थ पे सब लोग बात करें। अगर हम नौनी की रिसर्च की बात करें या प्राकृतिक खेती में, क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर हूँ प्राकृतिक खेती का भी, तो उसमें हम लोगों को यही बोलते हैं कि बहुत ज़रूरत पे ही इस्तेमाल करें दवाई का। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल तो ऑलमोस्ट बंद करें। अगर अभी तक जो हमारे ट्रायल चले हैं नॉन यूनिवर्सिटी के या डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के साथ मिलके, एग्रीकल्चर वाले जो अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें बहुत ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ है जहां पर ये पॉसिबल है। सिर्फ एक चीज़ जो हमें थोड़ी सी लगी कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से, आप देखेंगे कि 2 साल पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद एक ड्रॉट वाली ईयर आई, फिर जो अभी साल चली है वो बहुत रेनी रही। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यूनिफॉर्म था, स्मूथली चलती थी सारी चीज़ें। और इसमें थोड़ी परेशानी आती कि जैसे ही वाटर स्ट्रेस बढ़ता है या ज़्यादा बारिश आती है तो फंगल डिजीज़ बहुत फैल रहे। अब नेचुरल खेती में उसको समाधान के लिए बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम लोग, हमारा स्टेट ऑर्गेनिक स्टेट के रूप से जाना जाएगा और डेफिनेटली हम ज़रूर पैदा करेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अब लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए। आपने देखा, आप खुद भी देखते होंगे, हम भी देखते अपने परिवार में, हम कोशिश ये करते कि कोई ऑर्गेनिक चीज़ हमें मिले। पैसे की बात नहीं, आदमी पैसे खर्चने के लिए भी तैयार है, क्या उसको वो फैसिलिटी मिल सकती है? अगर एक अच्छी मार्केट बनेगी हमारे पास, स्पेशली सरकारों को यहाँ देखना पड़ेगा कि हम प्रमोट तो कर रहे हैं नेचुरल खेती की, जो उसका उत्पाद है क्या उसको बिक्री के लिए बाज़ार है हमारे पास? अगर आपके पास बाज़ार है तो किसान सरकारों के साथ खड़ा रहेगा और 100% ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करने में सरकार का सहयोग करेगा। आपके कहने का तात्पर्य है कि सरकार को भी आलम्बन किसान का करना होगा और किसानों को भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम का वक्त भी हो चला है, बहुत कम समय हमारे पास रहा है। चलते चलते आपका युवाओं के लिए, बागवानों के लिए, किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस पर संदेश। मेरा सभी किसानों के लिए एक संदेश रहेगा कि हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो भी करना है उसको लगन से करना है। और सिर्फ हम किसानी और बागवानी नहीं कर रहे, हम अपना भविष्य संवार रहे हैं। और एक ऐसी इंडिपेंडेंट जॉब है हमारी जिसके ऊपर हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, हमारा मन आराम का किया हम आराम करते हैं। और
पूरी दुनिया में जो चीज़ ख़त्म नहीं होगी वो होगा किसान, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल हर चीज़ पैदा की जा सकती है। मुझे लगता है कि शायद भोजन पॉसिबल नहीं है, और अगर भोजन किसी तरीके से पैदा कर भी लिया तो जो न्यूट्रिशन वाला भोजन है वो तो सिर्फ किसान ही पैदा करेगा, जो ऑर्गेनिक वे में तैयार होगा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी, पैसा धरा का धरा रह जाएगा। पांचटा जी, ये आपने चलते चले बहुत बढ़िया कहा। हर चीज़ बनाई जा सकती है, हर चीज़ कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से निर्मित की जा सकती है, लेकिन अनाज का कोई सानी नहीं है। और अनाज उगाता है तो वो हमारा किसान है, हमारा बागवान है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा किसान और बागवान तरक्की करे। आज इस विशेष कार्यक्रम में आपका यहाँ आगमन हुआ। आपके मार्गदर्शन से हमारे किसान बागवान लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे डिम्पल पांचटा जी से, जो एक प्रगतिशील और बहुत ही उन्नत किसान है। इनके कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में किसान को जहर नहीं उगाना है, आज हम अमृत को उगाने वाले बने। आने वाली पीढ़ियों को जैसी धरती हमको मिली वैसी ही सौंपकर हम जाएं, और धन बेशक हम कम कमाएं, लेकिन जो हमारा उत्पादन है वो बहुत शुद्ध हो, उसको खाकर कोई तरक्की करे, उन्नति करे, उसके शरीर का विकास हो, न कि बीमारियों से घिरे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आज्ञा दें, नमस्कार।